हेलो बच्चों, एक बार आपका आपके YouTube चैनल पर पुनः स्वागत है। और आपका जो प्यारा सेशन चल रहा है जो वैकल्पिक प्रश्नों का, आज मैं उसको लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूँ। लेकिन उपस्थित करने से पहले आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ न कुछ वाक्यांश ज़रूर बोलता हूँ शुरू में। तो मैं आज जो कोटेशन तैयार किया हूँ, जो कोटेशन मेरा है वो बच्चियों के प्रति है जो गांव में ही रहकर समाज के वातावरण से भय खाकर वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो उनके लिए मेरा कुछ वाक्य है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है और तेरा नाम है क्या? सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों संसार की बातों से ये भीग गए तेरे नैना? कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। तो आप समाज की बातों को अपने ध्यान में न रखते हुए, समाज की बातों को ध्यान न देते हुए आप अपने पथ पर अग्रसरित होइए। ये समाज जो है दो ही जगह आपको मिलेगा एक होते हुए। कहाँ? पहला जिंदों को गिराने में, यदि कोई बढ़ रहा हो तो उसको गिराने में। दूसरा मुर्दों को उठाने में। ये समाज सिर्फ दो ही जगह काम देता है, दो ही जगह एकत्रित होता है, एक जिंदों को गिराने में और दूसरा मुर्दों को उठाने में। तो आप समाज का, भय का, किसी का भी कोई भय न खाते हुए, किसी का कोई परवाह न करते हुए खुद उठिए। समझ रहे ना? आप क्या हैं आप खुद जानते हैं। दुनिया आपके बारे में सिर्फ अंदाज़ा लगा सकती है। तो आप उठिए और आगे बढ़िए। आप आगे बढ़ेंगे तो सितारों की बात चमकेंगे, और जब चमकेंगे तो आपको दुनिया सलाम करेंगी। क्योंकि जानते हैं ना, उगते हुए सूरज की ही कीमत होती है। लोग उगते हुए सूरज को ही सलाम करते हैं, बुझते हुए या डूबते हुए सूरज की कोई वजूद नहीं होता, कोई कीमत नहीं होती। समझ रहे ना? तो ठीक है, हम अपने सेशन में आते हैं, जिस सेशन का मैंने आपसे वादा किया था। ठीक है, वादा किया था कि मैंने आपको 14 या 15 मकर संक्रांति से पूर्व मैंने कहा था कि आप सबको जो ये इतिहास में जो इतिहास नहीं बल्कि पूरा सामाजिक विज्ञान का कक्षा 10 का जो सोशल है, उसका पूरा सामाजिक विज्ञान का जितने भी बहुविकल्पी सेशन है, जितनी भी बहुविकल्पी जो प्रश्न है, हर एक चैप्टर से जो संभावित प्रश्न आपके बन सकते हैं, उन सभी चैप्टर से जो संभावित प्रश्न है, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे कि हाँ एग्जाम से पूछा जा सकता है, प्लस आपके कैरियर में भी हेल्पफुल होगा, तो मैंने उन सब प्रश्नों को बनवाने का प्रयास किया। हर चैप्टर जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट, 10, 12, 20, 25, 37, 28, 30 जो भी लगा है, हर प्रश्न में हर चैप्टर से बन चुका है। अब मैं डेली आप लोग को एक करके देता जाऊँगा और कोशिश करूंगा कि 14, 15, 20 तक मैं पूरा करवा दूं, क्योंकि मेरी बीच में कुछ मजबूरियां थी, मुझे कहीं बाहर जाना पड़ा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज आपका सेशन। ये चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद 2 मैंने करवा दिया शायद इसके पहले। तो देखिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रवाद आपका, जो मैंने आपको यूरोप में राष्ट्रवाद पहले पढ़ा दिया है, अभी आपका भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न इसमें कह रहा है कि इसको ओएमआर में फिल करना है। आप लोग जानते हैं बेहतरीन तरीके से उत्तर प्रदेश ने लागू किया है पिछले साल से 2023 से कि ओएमआर आपको एक सीट देगी जिसमें 20 प्रश्न का ओएमआर होगा, 20 प्रश्न का सर्कल होगा, आपको उसमें फिल करना होगा। तो 20 प्रश्न नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा कभी कम कुछ ज़्यादा हर चैप्टर से उठाया है, तो आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए प्रश्नों का, बाकी उसमें आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? तो रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं, किसी चीज़ को जब जानेंगे तभी कर पाएंगे। तो रॉलेट एक्ट आप लोग जानते हैं किसको हम दी एनार्किकल भी कहते हैं एंड रिवॉल्यूशनरी, दी एनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसको हम काला अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काला अधिनियम। जो रॉलेट एक्ट है, एक्चुअली जो रॉलेट एक्ट है ये 1917 में पारित किया गया था, 1919 में पारित किया गया था, 1919 में। ठीक है, 1919 में पारित किया गया था। देखिए ये जो रॉलेट एक्ट है आपका 1919 में पारित किया गया था, वह एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था कि जब इसकी जो अध्यक्षता है, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो सर सिडनी रॉलेट द्वारा, सर सिडनी रॉलेट द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। समझे? इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सर सिडनी रॉलेट द्वारा। सर सिडनी रॉलेट जो एक अंग्रेज अधिकारी थे, सर सिडनी रॉलेट।
सर सिडनी रॉलेट द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, जिसकी वजह से इस एक्ट का नाम रख दिया गया रॉलेट एक्ट। ये वही एक्ट है जिसको हम काला काला अधिनियम भी कहा जाता है, काला अधिनियम के नाम से जिसको हम जानते हैं काला अधिनियम, जिसके परिप्रेक्ष्य में पीटी नेहरू मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि यह एक ऐसा अपील है, ये एक ऐसा अधिनियम है जिसके लिए न तो किसी वकील की जरूरत है, न तो किसी कानून, न तो किसी वकील और ना ही किसी अपील, ना ही किसी दलील की जरूरत है, ना ही किसी वकील, ना ही अपील और ना ही किसी दलील की जरूरत है। तो ये अधिनियम 1919 में पारित हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो बन रहा था ये अधिनियम, तो इस अधिनियम के जो बनने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर सिडनी रॉलेट एक्ट। उन्हीं के नाम पे इस अधिनियम का नाम पड़ा रॉलेट एक्ट। इसको हम द एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, कहते हैं या जानते हैं। इस अधिनियम को काला अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम की बात यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा या इस अधिनियम के तहत किसी भी भारतीय को संदेहास्पद होते हुए भी यदि वह संदेह के दायरे में है कि आगे कुछ गलत कर सकता है जो देशद्रोह के विरुद्ध हो उस समय, ठीक है, औपनिवेशिक सरकार में, तो क्या करता था, अंग्रेजी जो हुकूमत होती थी उनको संदेह के दायरे में रख करके उनको गिरफ्तार कर लेता था, वो भी बिना कारण बताए हुए, ठीक है। इसलिए इसको मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, ना ही किसी अपील की जरूरत, ना ही किसी वकील की और ना ही किसी दलील की जरूरत है, एक ऐसा अधिनियम है, ठीक है। इसी अधिनियम का विरोध करने के लिए जो गांधी जी थे, इधर देखिए आप लोग, जो गांधी जी थे वो 6 अप्रैल को पंजाब में एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का जिक्र करने लगे, एक मतलब लोगों को आह्वान करने लगे कि 6 अप्रैल 1919 को आह्वान करने लगे कि इसके परिप्रेक्ष्य में एक बड़ा सा आंदोलन छेड़ा जाए जिसका, ताकि इसको विरोध करके इसको हटवाया जाए। और उसी के परिप्रेक्ष्य में वे क्या किए, 8 अप्रैल को वे पंजाब जाने लगे। और पंजाब जाने के क्रम में जब हरियाणा से गुजर रहे थे तो हरियाणा में एक स्थान है पलवल, कौन सा है, पलवल, ठीक है। इसी पलवल में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया 8 अप्रैल 1919 को, ठीक है। और जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उनको वहां पर नजरबंद कर लिया गया, ठीक है ना, वापस मुंबई भेज दिया गया। फिर आगे चल करके 10 अप्रैल को पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, एक डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे और दूसरे जो थे डॉक्टर सत्यपाल। दो लोग थे, 2 नेता थे, 2 पंजाब के, देखिए 2 पंजाब के लोकप्रिय नेता थे। 10 अप्रैल को इन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पहले नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरे थे डॉक्टर सत्यपाल। 2 लोग जो है पंजाब के सबसे लोकप्रिय नेता माने जाते थे। इन लोग को भी नजरबंद कर दिया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में 13 अप्रैल 1919 को पंजाब का एक स्थान है जिसको हम जलियांवाला बाग स्थान जानते हैं, जलियांवाला बाग, ठीक है, क्या जलियांवाला बाग, क्या आपको पूरा यहां पर दिख रहा है, ठीक है। जलियांवाला बाग था। वहीं पर लगभग 20,000 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। कितनी? 20,000 लोगों की भीड़ एकत्रित हुई। इसी 20,000 लोगों की भीड़ में आगे घटना क्या हुआ, जो रेगिनाल्ड डायर जो था उसने यहाँ पर कुछ अवैध कार्य किए। कहने का मतलब उन्होंने इस भरी सभा में गोली चलाने का आदेश दिया, जिससे कई लोगों की हत्याएं हुई। इसलिए इस 13 अप्रैल को काला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन माना जाता था कि जब ये घटना घटी तो उस दिन पूरे पंजाब में किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला था, ठीक है। तो ये आप पूरा का पूरा इसके बारे में था। अब हम प्रश्न पे आते हैं कि गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध निम्न में से किस वर्ष में राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने का, मतलब राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया था? तो कौन सा समय था? 1919, ठीक है। मैंने बताया ना कि जो इसमें जो अन्य जो बातें हैं वो हो सकता है अगले प्रश्न में आपका प्रश्न बन जाए, सॉरी अगला जो है वही उठा कोई प्रश्न बना दे या फिर अन्य कोई बना दे, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा जानकारी इतना दी तो आप लोग इसको अपने मस्तिष्क में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? तो पहला ऑप्शन है मार्च 1920, दूसरा ऑप्शन है जनवरी 1921, तीसरा ऑप्शन है अप्रैल 1920 में और चौथा ऑप्शन है फरवरी 1921 में। चलिए देखिए जो समन्वय आंदोलन है, सॉरी असहयोग आंदोलन है, ये 1 अगस्त था।
1 अगस्त 1922 को चलाया गया था। ठीक है, 1 अगस्त 1922 के दिन चलाया गया था। हालांकि ऑप्शन में आपका कुछ गलत दिया है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसको मतलब बना लीजिएगा, कहीं पर 1 अगस्त बना दीजिएगा। ठीक है, 1 अगस्त कहीं बना लीजिएगा आप लोग, 1 अगस्त 1920 यहाँ आप लिख लीजिएगा 1 अगस्त 1920। ऑप्शन में स्प्रिंट मुझे लग रहा हो गया। ठीक, 1 अगस्त 1920। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आपको 2 प्रश्न कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। बारदोली सत्याग्रह मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ठीक है, जो गुजरात में एक सत्याग्रह हुआ जिसमें महिलाएं काफ़ी पार्टिसिपेट की थी, और उन महिलाओं का साथ किसने दिया था, वही आपका उत्तर होगा। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, और तीसरा ऑप्शन है आपका ज्योतिबा फुले, और चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो लगाइए आप लोग अंदाज़ा, अपने ज्ञान को प्रयोग कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन ऑनलाइन में दोनों में। ठीक है, चलिए देखिए, ये जो इसके जो नेता थे, नेतृत्व जो किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह में बड़ा मतलब इनका काफ़ी योगदान था। ये जब नेतृत्व किए तो यहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। इसके पहले सरदार नहीं थे। सरदार की जो उपाधि दी गई थी बारदोली सत्याग्रह में भी ही दिया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो सरदार की उपाधि थी इनको बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका प्रश्न उत्तर नंबर 4 कह रहा है कि 1929 में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का जो है प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, तो वो कहाँ था, इस प्रश्न में दिया गया किस अधिवेशन, अच्छा किस अधिवेशन में दिया है, तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। पहला ऑप्शन लाहौर, ऑप्शन ख नागपुर, ऑप्शन ग दिल्ली, और ऑप्शन घ लखनऊ। चलिए देखिए, आप लोग स्वयं से पहले लिख लीजिएगा, जितना आपको आता हो आप 1 2 3 करके, जितना ऑप्शन आपके सही आपको लग रहा हो आप खुद ऑप्शन पहले लिखिए, फिर मेरे जो उत्तर दिए जा रहे हैं, मैं जो विश्लेषण कर रहा हूं उससे आप मैच कराओ एक आपका कितना सही हो रहा है ना। अदरवाइज आप नकल केवल करते रह जाएंगे। तो इसमें आपका उत्तर सही होगा लाहौर। लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ, इस लाहौर अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 है। ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में मध्यरात्रि में 26 जनवरी 1930 था को पूर्ण स्वराज्य आप स्वराज्य कह सकते हो, सही है, पूर्ण स्वराज्य बनाने का निर्णय, पूर्ण स्वराज्य मनाने का निर्णय, मतलब पूर्ण स्वराज्य मनाने का निर्णय लिया गया। और निर्णय जो लिया गया था तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। फिर सुनिए आप लोग, 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था, और लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कर रहे थे, इसी अधिवेशन में ये एक्चुअली हुआ था रावी नदी के तट पर। कहाँ पर, रावी नदी, लाहौर जो है रावी नदी के तट पर है। तो आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा कि रावी नदी के तट पर प्रश्न पूछ सकता है, कैसा भी प्रश्न पूछे आप लोग कर लोगे। ठीक है, रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट एक झंडा लोग लिए थे। ठीक है, झंडे में चरखे का चित्र बना हुआ था, चरखे का चित्रण युक्त झंडा लोग लिए थे। ठीक है, इतना आप ध्यान रखिए कि जो 1929 में 21 अधिवेशन प्रश्न पूछा कि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया था, तो पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव पारित किया था वो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर जो है रावी नदी के तट पे है, रावी नदी के तट पे है, और मध्य रात्रि को 31 दिसंबर 1929 को ऐसा हालांकि इसका अधिवेशन हुआ था, और उस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की इसी अध्यक्षता में इस बात का निर्णय लिया गया कि भारत जो है 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य मनाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया। और जो मनाया गया झंडा फहराया गया था, उस झंडे में जो चरखा एक तो झंडा था वो उसमें चरखे का चित्र पूरा बना हुआ था, है ना। इस तरह से आपके इतने प्रश्न कंप्लीट हुए। ये प्रश्न पूछता है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, आप लोग यहीं से की रहेंगे तो अच्छा रहेगा।
जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे। ये एकदम इजी सा प्रश्न है, वंदे मातरम के लेखक कौन, वंदे मातरम जो गीत है वो लेखक उसका लेखक कौन है। चलिए पहला ऑप्शन है इकबाल, ऑप्शन ख रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ग मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन घ जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चलिए देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इसमें कुछ विशेष आपको नहीं जानना है, ठीक है, बस इतना ही जानिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था वो कब हुआ था, उसका प्रारंभ कब हुआ था। ये प्रश्न में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, कब की जगह कहाँ होगा, ठीक है, आप लोग कहाँ कर लीजिएगा इसको, कब की जगह कहाँ कर लीजिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था ऐसा आप लोग कह सकते हो, ठीक है। चलिए ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी पोरबंदर, ऑप्शन सी या ऑप्शन ग खेड़ा, ऑप्शन घ सूरत। देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। एक्चुअली हुआ क्या था, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है 31 जनवरी 1931 को, सॉरी 1930 है, 1930 को देखिए 31 जनवरी 1930 को जो हमारे गांधी जी थे, गांधी जी ने तत्कालीन वायसराय, जो उस समय का वायसराय था, आप लोग कह सकते हो उसमें कौन था, लॉर्ड इरविन, जो भारत में वायसराय था लॉर्ड इरविन, प्लस जो वहां का पीएम था मैकडोनाल्ड, जो ब्रिटिश पीएम था मैकडोनाल्ड, जो लॉर्ड इरविन था और मैकडोनाल्ड था, पीएम मैकडोनाल्ड है, लॉर्ड इरविन वायसराय था भारत का। तो इन दोनों के सामने 31 दिसंबर को, ठीक है, 31 जनवरी को एक प्रस्ताव, मतलब एक अपना गांधी जी ने एक 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की। कौन सा 11 सूत्री मांग। जब 11 सूत्री मांग अपनी प्रस्तुत की तो इस 11 सूत्री मांगों में कई बातें थी, जैसे शराब पर पूर्णबंदी कर दी जाए, शराब को पूर्णबंदी कर दी जाए, उस पर पूर्णतः बंद कर दिया जाए। दूसरा, जो सैन्य व्यय है उसमें 50% कटौती की जाए। तीसरा, जो नमक सत्याग्रह या नमक जो एकाधिकार, नमक पर जो एकाधिकार या पूर्ण अधिकार अंग्रेजों का है उसको भी समाप्त कर दिया जाए। चौथा, जो सैनिक जो आपका कर में बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा कर लगाया जा रहा है, उसको कम से कम 50% उसमें कटौती की जाए। पांचवा, जो अंग्रेजी जो पदें हैं, जैसे उनका जो पेपर हो रहा है वो ब्रिटेन में हो रहा है, उसका यहाँ भारत में करवाया जाए। छठा, कई इसके जैसे छठा आपका इसमें विनिमय दर को मतलब समतुल्य बनाया जाए, भारत में संतुलित किया जाए कि जो विनिमय दर वहाँ है उसमें उसकी अपेक्षा कुछ यहाँ पर कम किया जाए। सातवां, इसमें कहा गया था कि हमारे यहाँ के जो कपड़ा उद्योग है या छोटे जो शिल्पकार हैं, छोटे उद्योग हैं, कपड़ा जो उद्योग है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। ऐसे करके इन्होंने 11 मांगे रखी थी अपनी। 11 मांगों को जब रखा था तो इन 11 मांगों पर लॉर्ड इरविन और मैकडोनाल्ड के सामने रखा था इन्होंने अपनी यंग इंडिया नामक पुस्तक के माध्यम से। क्या थी पुस्तिका इनकी? यंग इंडिया। ध्यान रखिएगा, ठीक है। गांधी जी ने अपनी यंग इंडिया पुस्तक के माध्यम से अपनी 11 सूत्री मांगों को किसके सामने? लॉर्ड इरविन और मैकडोनाल्ड के सामने गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को प्रस्तुत किया हुआ। जब प्रस्तुत किया तो इस पर इन्होंने कोई भी राय नहीं दिया, उसको नजरअंदाज लोग कर दिए। जब नजरअंदाज कर दिए तो फिर मार्च में जो है मार्च 1930 को पुनः ये लोग जो गांधी जी ने पुनः एक बार उनके सामने भेजा कि एक बार आप पुनः देख लीजिए, अदरवाइज हम कुछ एक्शन ले लेंगे। तो ये लोग जब मार्च 1931 में भी इनके पास सामने ये भेजा गया तो भी उनके कान पे जूं न रेंगे। जब कान पे जूं न रेंगे तो अंततः मजबूर होकर हमारे गांधी जी ने, जो राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय ले लिया और अपने 78 अनुयायियों के साथ, कितने लोग के साथ? 78 अनुयायियों के साथ प्लस एक गांधी जी, टोटल 79 थे। इनके साथ 385 किमी की पैदल यात्रा चल करके 385 किमी की पैदल यात्रा करके इन्होंने नमक सत्याग्रह को शुरुआत की, नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया। उसी नमक सत्याग्रह को दूसरी भाषा में दूसरे नाम से जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप इस तरह को इस खाकों को मन में बैठा लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? एकदम इजी सा प्रश्न है। साइमन कमीशन जो है भारत कब आया? चलिए, इसका उत्तर होगा 1928। ठीक है, सीधा सा प्रश्न है। 1927 में एक बार आया था, तो 1927 में केवल इसका जिक्र किया गया था, ये आया था, हल्का सा व्यू दिया था, फिर चला गया था। एक्चुअली हुआ क्या था, जो अधिनियम 1919 है,
अधिनियम जो 1919 है, अधिनियम 1919 में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो ब्रिटिश हुकूमत है, ठीक है, हर 10 वर्ष बाद इसका निरीक्षण करेगी। जो भी नियम लगाए 1919 में, जो भी नियम 1919 में लगाए गए हैं भारतीय लोगों के ऊपर या भारतीय क्षेत्र के ऊपर जो भी नियम थोपे गए हैं या लगाए गए हैं, तो उनका देखने के लिए, उनको जायजा लेने के लिए कि उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स रहे, क्या उसके लाभ हैं, लाभ और हानि रहे, क्या वो कौन सा नियम सही रूप से संचालित हो रहा है या कोई नियम गलत कार्य कर रहा है, उसका जायजा लेने के लिए उन्होंने कहा था कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद हम एक पुनः समिति भेजेंगे, उसका पुनः जायजा करेंगे। तो इस तरह से 1929 का जो निर्णय होगा 1919 का कब जाएगा, 1929 के आसपास जाएगा। तो 1929 के आसपास जाना चाहिए, लेकिन 1927 में ही कुछ जो 3 लोग थे, सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में, साइमन नाम था, साइमन की अध्यक्षता में कुछ लोग मिलकर आए थे इसका जायजा लेने के लिए। भारत में जो भी नियम कानून चल रहे हैं तो उसी के प्रति विरोध हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय जो है उनकी हत्या भी हो गई थी। हत्या क्या हो गई थी कि लाठियों से पीट कर, जैसे वे विरोध कर रहे थे तो उनकी लाठियों से पीट कर उनकी हत्या कर दी गई थी। आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, हो सकता है एग्जाम में पूछ दें कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो साइमन कमीशन के विरोध में मारे गए थे। तो लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय, एक ही में रहेगा लाजपत, लाला लाजपत राय थे। उन्हीं के ऊपर लाठी, ब्रिटिश जो हुकूमत थी, ब्रिटिश जो सैनिक थी, उन्हीं के लाठियों के प्रहार से इनकी हत्या हो गई थी। तो उसी समय इन्होंने बोला था कि मेरे ऊपर पड़ने वाली, आप लोग इस लाइन को याद रखिएगा, कि मेरे ऊपर पड़ने वाली, इस लाइन को आप लोग अपने उत्तर में भी प्रयोग कर सकते हैं, मेरे ऊपर पड़ने वाली प्रत्येक प्रहार, प्रत्येक लाठियों की प्रहार, ऐसा है, प्रत्येक लाठियों की प्रहार, प्रत्येक लाठियों की प्रहार ब्रिटिश के लिए आखिरी कील साबित होगी। आप लोग, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं, आपको लिख लीजिएगा, मेरे ऊपर पड़ने वाले प्रत्येक लाठियों का प्रहार जो है ब्रिटिश के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए आखिरी कील साबित होगी, अर्थात उनकी जड़ों को हिला देगी, उनको हिला देगी। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ये प्रश्न पूरा एक था, लेकिन मैंने उस प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में इतना लंबा आपको बता दिया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्नोत्तर नंबर 8, कि इंडिया मीन्स फ्रीडम, ये एकदम सिंपल सी बात है। इंडिया मीन्स फ्रीडम नामक के जो पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है अबुल कलाम आज़ाद हैं। इंडिया मीन्स फ्रीडम, इसके लेखक हैं अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। चलो आगे प्रश्न देखिए। आप लोग इसका अगर ना लिख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट कम से कम ले लीजिएगा, आप लास्ट में रिवाइज करने का आप लोग को मौका अच्छा रहेगा, कम समय में आप अच्छा कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन से पुलिस की लाठी, देखिए प्रश्न भी बन गया है, साइमन कमीशन का विरोध करते हुए निम्नलिखित में से कौन पुलिस की लाठियों से शहीद हुए? तो आप लोग इसका उत्तर आप लोग स्वयं से करेंगे, आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में डालिएगा कौन था, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, मतलब कहां से शुरू की थी, मतलब सॉरी, इसका प्रश्न क्या कहने का मतलब, गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी जो गांधी जी ने जो दांडी यात्रा प्रारंभ की थी वो क्यों की थी? तो पहला ऑप्शन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, और तीसरा ऑप्शन है आपका उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, और चौथा ऑप्शन है कि नमक कानून तोड़ने के लिए। जो गांधी जी ने दांडी यात्रा जो प्रारंभ किया था वो क्यों किया था? अभी मैंने इसके पहले आप लोग इस प्रश्न का जिक्र किया था कि जो दांडी यात्रा है इसको हम नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, जिसमें उन्होंने 385 किमी की पैदल यात्रा की थी, जिसके बारे में कई लोगों ने कई शब्द कहे हैं, उसको नहीं जाएंगे, इसको पहले देखिए प्रश्न को, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट के विरोध में, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में, तीसरा ऑप्शन है उत्तरदायी शासन की स्थापना हेतु, और चौथा ऑप्शन है कि नमक कानून को तोड़ने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन घ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया था? सब जानते हो, कहां प्रारंभ किया था? पोरबंदर, दूसरा दांडी, तीसरा है वर्धा, चौथा है चंपारण। तो कौन सा सही होगा? दांडी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसमें 1822 दिया है, 1884 दिया है, 1885 दिया है, 1886। बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, तो कौन सा सही होगा? 1885, ठीक है। चलो
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, आप लोग वाले में नहीं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग वाले में भी है चैप्टर, तो पूछ सकता है, कक्षा 10 में ही पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन है 1914, 1915, 1918, 1919, 4 ऑप्शन हैं। आपको मैं क्लू थोड़ा देता हूं कि जनवरी में ही आए थे और कुछ आसपास के ही दिनों में ही आए थे, ठीक है, आसपास के दिनों में ही आए थे। तो कौन सा दिन रहा होगा? चलिए देखिए, जो गांधी जी आए थे वो आए थे 9 जनवरी 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे, और इसी 9 जनवरी 1915 को ही जो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है, भारतीय प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है हर 9 जनवरी को। भारतीय प्रवासी दिन आज के ही दिन, आज 9 जनवरी है, आज भी हमारा जो भारतीय प्रवासी दिन है, बहुत बेहतरीन दिन, ये प्रश्न बन गया आप लोग का, ठीक है, आपको याद हो जाएगा, आज के ही दिन मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है, मतलब 9 जनवरी 1915 को आए थे। अगला प्रश्न कह रहा है कि असहयोग आंदोलन कहाँ से आए थे, ये भी याद रखना, ठीक है। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग जो आंदोलन छेड़ा गया था उसका मुख्य कारण क्या था? पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा है खिलाफत आंदोलन, और चौथा है चौरी चौरा कांड। चलिए बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी। पहला ऑप्शन है रोलेट एक्ट, दूसरा ये देखिए मैंने आपको ये तो विधिवत बताया है रोलेट एक्ट, ठीक है, विधिवत मैंने रोलेट एक्ट अच्छे से बताया आप लोग को अभी। और दूसरा ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध आपका 1914 में प्रारंभ हुआ था, 1914। तीसरा ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन थोड़ा हम आपको परिचय दे रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन क्या है। देखिए मुख्य कारण आप लोग देखेंगे वहीं पर कि प्रथम असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण क्या था। तो देखिए जो खिलाफत आंदोलन था 1919 में प्रारंभ किया गया था, ये चला कब तक था? 1924 के आसपास तक। एक्चुअली हुआ क्या था कि 1919 में जो तुर्की पद है, तुर्की के जो धर्म गुरु का पद है, तुर्की के मुस्लिम धर्मगुरु जो होते हैं, खलीफा, जो मुसलमानों के प्रमुख माने जाते हैं, गुरु उनके माने जाते हैं, खलीफा का पद छीन लिया गया था। उसी खलीफा के पद की पुनर्वापसी हो, पुनर्स्थापित करने हेतु 1919 में अली बंधुओं के नेतृत्व में गांधी जी ने एक आंदोलन छेड़ा था, एक आंदोलन चला था जिसको हम खिलाफत आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। गांधी जी इस आंदोलन में इसलिए मुस्लिमों का साथ दिए ताकि वे चाहते थे कि मुस्लिम भाइयों का भी हमको समर्थन प्राप्त हो सके, ताकि जो हमारा आगामी जो हमारा आंदोलन है जिसको हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं 20 में चलाए थे, ताकि उसमें हम इन मुसलमानों का साथ ले सके, इसलिए उनको क्या उनका साथ चाहते थे। लेकिन 1923-24 के आसपास क्या हुआ था, ये जब 1923 आसपास आया तो 1923 के आसपास एक तुर्की में जो है धर्मगुरु के पद को हटाकर एक मुस्तफा कमाल पाशा, याद रखिएगा, मुस्तफा कमाल पाशा नामक एक जो गुरु थे, इन्होंने धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दी, पंथ निरपेक्ष पद की स्थापना कर दी। इसलिए जो ये आंदोलन था ये अपना अप्रासंगिक हो गया, अप्रासंगिक 1924 में हो गया, जिसकी वजह से इस आंदोलन का कोई वैल्यू नहीं रहा। अगला प्रश्न है चौरी चौरा, अगला मतलब प्रश्न नहीं है, ऑप्शन आपका चौरी चौरा कांड है। ये 5 फेब 1922 को जवाहर यादव के नेतृत्व में चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो गोरखपुर में है, चौरी चौरा नामक स्थान पर, ठीक है, चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ उग्र भीड़ द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा? कुछ उग्र भीड़ द्वारा यहाँ पर लगभग माना जाता है कि 21 पूरे कर्मचारी थे, पुलिस कर्मचारी, 21 कर्मचारियों को या पूरा उग्र भीड़ द्वारा 21 जो कर्मचारी सहित एक थाने को आग लगा दी गई थी। पूरा एक थाना था उसको आग लगा दिया गया था, जिसमें 21 सहित, मतलब इसमें एक दरोगा भी था और 20 कांस्टेबल थे। ये जल कर एकदम बिल्कुल खाक हो गए थे।
तो इस घटना से ग्रस्त होकर, इससे आत्मग्लानित होकर, ग्लानि मतलब गांधी जी को बहुत ग्लानि हुई, बहुत दुख हुआ क्योंकि वो चाहते थे कि हम अहिंसात्मक आंदोलन चलाएं जिसमें हिंसा का कोई भाव ना हो, लेकिन इस जो ये कांड हुआ था इसमें हिंसा का भाव था। उसमें 21 लोग मतलब अंग्रेज जो जल के राख हो गए थे। तो इससे ये आत्मग्लानि हो, इनको काफ़ी आत्मग्लानि हुई, और आत्मग्लानि हुई तो उन्होंने एक बारदोली सम्मेलन बनाया, मतलब बारदोली सम्मेलन हुआ। और इसी बारदोली सम्मेलन में गांधी जी ने, ये कब हुआ था, ये 12 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 12 फेब। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922 को उन्होंने बारदोली सम्मेलन बुलवाया। और बारदोली सम्मेलन कांग्रेस का ही सम्मेलन है, तो बारदोली सम्मेलन में ही इन्होंने क्या किया कि जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया। इस तरह से सविनय अवज्ञा जो असहयोग आंदोलन है वो अस्तित्वहीन होकर बिखर गया। ठीक है, तो इसका जो अब प्रश्न पे आते हैं कि मुख्य कारण क्या था। देखिए, इसमें जो मुख्य कारण माना जाएगा, ये तो बाद में घटा चौरी चौरा कांड, ये प्रथम विश्व युद्ध 1914 में घटा था, और रॉलेट एक्ट जो था 1917 में हुआ था, और 1919 में, और जो खिलाफत आंदोलन था 1900, ये भी 1920 में चला था। तो इसका जो मुख्य कारण माना जाएगा ये यही माना जाएगा। हालांकि कारणों में देखें तो इस चीज़ को छोड़कर, जो चौरी चौरा कांड है जो बाद में घटित हुआ, इसको छोड़ करके थोड़ा बहुत सबका कारण है। जैसे खिलाफत आंदोलन में भी कारण था मुख्य, प्रथम विश्व युद्ध में भी इतना क्षतिग्रस्त हमारे देश को किया गया था, आर्थिक रूप से इतना कमजोर कर दिया गया था कि सब लोग मतलब आक्रोश जनित थे, और जो रॉलेट एक्ट है तो मुख्य कारण किया ही था, तो मुख्य कारण ये हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी। ठीक है, 1942 में जो था आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने करो या मारो का जो नारा दिया था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ होते सब जानते हो। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1930 में। ठीक है, आपका सही होगा, मैंने पहले बता ही दिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से महात्मा गांधी ने नमक 2 बार प्रयोग हुआ, नमक को। ठीक है, ओ सॉरी, प्रश्न सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? क्योंकि नमक का अत्यधिक, इसका ऑप्शन आप लोग स्वयं लगाएंगे, उसका उत्तर स्वयं ढूंढेंगे। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। दूसरा कि यह इसलिए किया गया था क्योंकि भोजन का अभिन्न हिस्सा था, या फिर नमक तैयार करने पर जो है सरकार का एकाधिकार था। किस लिए किए थे? या फिर इनमें से सभी, या फिर सभी कारण थे? तो उत्तर हुआ सभी कारण, क्योंकि सब अमीर गरीब सभी करते थे, भोजन का अभिन्न हिस्सा था, और सब तैयार, जो इस पर जो है पूर्णतः सरकार का एकाधिकार था, इसलिए उन्होंने क्या किया? विरोध किया। अगला प्रश्न कह रहा है कि पेरियार रामास्वामी नायकर कौन थे? पेरियार जो रामास्वामी नायकर है ये कौन थे? ठीक है, तो मैं बताऊं आपको, पेरियार जो रामास्वामी नायकर हैं ये पिछड़ी जाति के व्यक्ति थे। ठीक है, इन्होंने जो समाज में जो भेदभाव हो रहा था लोगों के प्रति, निम्न दलित समाज के प्रति जो विरोध हो रहा था उसके प्रति ये काफ़ी काम किए थे। तो ये क्या थे? समाज को सुधारने का काम कर रहे थे, तो ये समाज सुधारक थे। ठीक है, हालांकि कुछ भी किताबों में मिलता है कि शिक्षाविद भी थे। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत आने पर गांधी जी ने सबसे पहला उनका जो पहला सत्याग्रह था वो कौन सा था? कहाँ किए गए थे? तो मैं सबको अगर बताऊं, आप लोग पहले उत्तर लगाइए, पहले आप लोग स्वयं उत्तर लगाइए, फिर मैं बता रहा हूं। पहला ऑप्शन है चंपारण, दूसरा है बारदोली, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है खेड़ा। तो देखिए, जो चंपारण आंदोलन है आप लोग सब जानते हो, मैंने बताया था 1917। अहमदाबाद है 1918, अहमदाबाद मिल मजदूरी की समस्या यहाँ पर देखने गए थे। बारदोली है 1927 के आसपास हुई थी, और जो खेड़ा है ये भी 18 के आसपास हुआ था। तो सबसे जो पहला हुआ था कौन सा हुआ था? चंपारण। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह है। खेड़ा सत्याग्रह का डेट एग्जैक्ट नहीं मालूम है, लेकिन इसी के आसपास हुआ था। जो चंपारण आंदोलन है ये इसी आंदोलन में 1917 ये 17 को हुआ था। चंपारण आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में। एक्चुअली बिहार में बता रहा हूँ आपको, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन के 16 में गांधी जी वहाँ पर उपस्थित थे, और गांधी जी ने कुछ वक्तव्य दिए। तो गांधी जी से प्रभावित होकर एक व्यक्ति था राजकुमार शुक्ल। कौन था? राजकुमार शुक्ल था। उसने क्या किया? गांधी जी को बिहार की समस्या को, मतलब नील मजदूरों की समस्या को, जो नील मजदूर थे
नील मजदूरों की समस्या को देखने के लिए बिहार आमंत्रित किया था, और जब बिहार आमंत्रित किया था तो वहीं पर गांधी जी पहुंचे, तो वहां पर चंपारण आंदोलन शुरू कर दी। इसी बीच में घटना और घटती है, जब गांधी जी जा रहे थे तो बीच में इन्होंने टैगोर को देखा, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो अपने मतलब योगा कर रहे थे, अपने आसन में थे, ठीक है, योगा कर रहे थे। तो उनको जब गांधी जी ने देखा तो उनको गुरुदेव की उपाधि दे दिया। क्या दिया? गुरुदेव। पहले रविन्द्रनाथ टैगोर लिखेंगे आप लोग, टैगोर, दूसरी तरफ है गांधी जी। गांधी जी जब बिहार जा रहे थे, तो गांधी जी जा रहे थे, रास्ते में इनको रविन्द्रनाथ टैगोर मिले, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को उन्होंने क्या कहा? गुरुदेव। जब देखा कि आसन में बैठे हैं तो इनको गुरुदेव कहा, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको क्या कह दिया? महात्मा, क्योंकि ये महात्मा के वेश में थे, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए थे, इनको क्या कह दिया? महात्मा। तो इन्होंने महात्मा को उपाधि दी, इन्होंने क्या कह दिया? गुरुदेव। एक दूसरे को बराबरी, ताकि हम तुमको दिए, तुम क्या हमको नहीं दोगे, ठीक है, एक दूसरे की बराबरी कर लिए। चलो, हम आप हमको दे रहे हो तो हम भी आपको कुछ हमको दे कर ही जाएंगे, खाली हाथ नहीं जाने देंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना स्पष्ट हो गया होगा, चंपारण आंदोलन 1917 1918 में ये अहमदाबाद हुआ था, ये कहाँ हुआ था? 1970 वाला चंपारण आंदोलन बिहार में। 1916 में जब गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में उपस्थित हुए, तो लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी के भाषणों से प्रभावित होकर राजकुमार शुक्ल नामक जो व्यक्ति था बिहार का रहने वाला, उसने नील मजदूरों की समस्या को उजागर करने हेतु राष्ट्रीय स्तर का बनाने हेतु चंपारण आंदोलन में गांधी जी को आमंत्रित किया, और वहाँ जाकर गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का कमान संभाला। आगे देखिए, अगला प्रश्न कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था किस कारण हुआ था? सब जानते हो, ये आप लोग जानते हो कि जो नमक सत्याग्रह चला, जो नमक कानून था, नमक कानून को तोड़कर, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन चला गया था। अगला प्रश्न कह रहा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? ये किसका कथन है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी सरकार बाल गंगाधर तिलक, ग जवाहरलाल नेहरू, और घ महात्मा गांधी। तो इसका उत्तर सही होगा आपका बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो किसने प्रारंभ किया था भारत छोड़ो आंदोलन? सब जानते हो, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ख बाल गंगाधर तिलक, ग सुभाष चंद्र बोस, और घ महात्मा गांधी। तो उत्तर आपका क्या से होगा? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि भारत में राष्ट्रपिता करके किसको संबोधित किया जाता है? भारत में राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं? सब जानते हो, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध? मैंने आगे पीछे बताया था, पिछले वाले उसमें बताया था स्लाइड में, 1914। अगला प्रश्न है कि हिंदू स्वराज्य पुस्तक किसने लिखी थी? हिंदू स्वराज किसने लिखा था? ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखकर मुझे भेजेंगे कि हिंदू स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा। आप लोग भी कुछ काम कीजिए, ठीक है, ताकि आप लोग इस पर सक्रिय रहिए। हालांकि मैं इसका उत्तर बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर हमको वर्क दे दिए हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? अभी मैंने पीछे ही बताया, 5 फरवरी 1922, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या से होगा? 1922। अगला प्रश्न, सताइस टोटल प्रश्न है। लास्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि जलियांवाला जो बाग है, जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो कब घटित हुई थी? सब जानते हो, समय था 13 अप्रैल 1919, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा का पूरा 27 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मुझे आशा है कि इसके बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग का जब वैकल्पिक प्रश्न पूछेगा शायद इससे बाहर ना पूछे, मेरी पूरी आशा है। और मैंने पूरे प्रश्न की जो पिछले बार पूछा गया है उसको ध्यान में रख करके सब मैंने बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। फिर भी आपको कोई अगर कमी रह जाएगी तो वो मैंने नोट्स में दिया है, नोट्स बनवाया है, नोट्स में आपको अच्छे से दिया है। दूसरी बात, नोट्स में दिया है, साथ ही साथ मैंने लेक्चर्स में भी दिया है काफ़ी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जो चीज़ें मैंने यहाँ प्रश्न में नहीं इनपुट करवाया था, जो प्रश्न में मैंने इनपुट नहीं करवाया है, वो मैंने आपको बोल करके स्वयं यहाँ पर बगल में मैंने स्लाइड में ही लिख दिया है। अगर आप चाहेंगे तो उस चीज़ को नोट्स बना लेंगे, नहीं बनाएंगे तो भी आप पढ़ते समय स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी हो, है ना। आप 2-2 सेकंड, 3-3, 4 सेकंड स्किप करके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप मस्त रहिए, खुश रहिए। कहते हैं ना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो समझो वो जबरदस्ती जिंदा है, ठीक है। लगे रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। धन्यवाद। और हाँ, एक काम और आप कीजिए कि इस चैनल को अन्य बच्चों के साथ, अन्य लोगों के साथ जो क्लास 10th के हो,
ठीक है, आप उनको शेयर करने का प्रयास कीजिए। जब इसको बढ़ाएंगे, मेरा उद्देश्य है हर बच्चों तक मैं पहुंचूं, हर बच्चों तक मैं अपनी जो आवाज़ है उसको पहुंचाऊं, अपना ज्ञान जो है उसको प्रसारित करूं। तो आप लोग इसमें मेरा सहयोग कीजिए। आप लोग इस चैनल को जहां तक हो सके उतना शेयर कीजिए, ठीक है। और आपका कितना सही हुआ है इस प्रश्न में, पूरे 27 प्रश्न में कितने आपके सही हुए, आप कमेंट बॉक्स है आप अवश्य लिख कर भेजें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लगे रहिए।